जैसा कि नाम अपने आप में आपको आइडिया दे रहा होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपका घर पुराना हो गया तो आपने क्या किया, उसकी मरम्मत करा के उसको नया करा दिया, लीपा पोती करके नया करा, यानी घर वही है। कोई भी आएगा तो ये नहीं बोलेगा अरे आपने नया घर बनाया है। जैसे अमेलगमेशन में तो क्या होता था, पुराना घर तोड़ के नया घर बनाते थे, तो कोई आएगा अरे ये नया घर बनाया। अब इसमें आपको कोई नहीं कहेगा नया घर बनाया, क्या बोलेगा, घर अच्छा लग रहा है, नया सा लग रहा है, नयापन नहीं आएगा, नयापन आ जाएगा, नया नहीं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब किसी कंपनी के बहुत लॉसेज हो जाते हैं ना, तो हम कंपनी नहीं बदलते, कंपनी वही जिंदा रहती है, हम उसको अच्छा बना देते। लॉसेज मतलब वो फाइनेंशियली बैड हो गई ना, उसके सारे लॉसेज खत्म कर देते। फिर सुनिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जिस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेज हो जाए और उसकी बैलेंस शीट फाइनेंशियली वीक हो जाए, उसके हम लॉसेज खत्म करके उसको एक अच्छी नया रूप दे देते हैं, और वो कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग अ फाइनेंशियली बैड कंपनी इनटू अ फाइनेंशियली गुड कंपनी। तो जो कंपनी फाइनेंशियली बैड होती है उसको हम फाइनेंशियली गुड बना देते हैं। और कैसे गुड बनाते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो गुड बनाने का तरीका है उसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे इस कंपनी को देखो, मैंने बोला है फाइनेंशियली बैड बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी के अगर आप देखेंगे 8 लाख के लॉसेज है और कंपनी का बुरा वक्त चला गया, अब वो हर साल के 2 लाख रुपए कमाएगी। उसके बावजूद भी देखिए 8 लाख के लॉसेस को खत्म करने में 4 साल लग जाएंगे, और उसके बाद भी वो 2 लाख रुपए ही कमाएगी। तो कोई भी आदमी इसमें हाथ डालना नहीं चाहेगा। क्यों? वो कहेगा इतने लॉसेस है, इसमें हाथ डालने का मतलब है इसके लॉसेस को भी अपने साथ गले लगा लो। तो भले कंपनी का भविष्य अच्छा है, फिर भी कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि 8 लाख के लॉसेस तंग कर रहे हैं। अब हमने इन 8 लाख के लॉसेस को खत्म करना। वो कैसे खत्म होंगे? ये जितने भी 5 तरह के लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, वो इन लॉसेस को बियर करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही। अब सब लोग हाथ बढ़ाकर इस लॉस को खत्म करें। एक एग्जांपल से दिखाता जाता हूं, 2 बैलेंस शीट्स, अब वो क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर खोल लें, 8 लाख के लॉस राइट ऑफ कर देना, एक एक करके देखना। इसके इक्विटी शेयर्स कितने के? 4 लाख। अब देखिए नई बैलेंस शीट में हमने इक्विटी शेयर कितने कर दिए? 5 लाख, 50,000। तो कितने का लॉस बियर किया इन्होंने? 3.5 लाख का। सबसे ज्यादा लॉस इन्होंने बियर किया। प्रेफरेंस शेयर कितने के? 2 लाख। नई बैलेंस शीट देखो, 40,000 कर दिए, तो इन्होंने कितने का लॉस बियर किया? 1,60,000। डिबेंचर्स कितने हैं? 5 लाख। नई बैलेंस शीट देखो 460, इन्होंने कितना बियर किया? 40,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 5 लाख। नई बैलेंस शीट देखो कितना बियर किया? 1 लाख। बिल्स पेबल कितने के हैं? नई बैलेंस शीट देखो कितना बियर किया? 1.5 लाख। चेक करो कितना लॉस बियर हुआ, जोड़ो इसको। 8 लाख। अगर ये 8 लाख ऐसे अपनी लायबिलिटीज कम करा लेंगे तो लॉस खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियली बैड बैलेंस शीट है, देखो ऐसी खूबसूरत सी बैलेंस शीट बन गई। ऐसा नहीं लगा जैसे घर की लीपा पोती करा दी, प्लस्तर खराब हो रहा है प्लस्तर करा दिया, फ्लोरिंग खराब हो रही है टाइल्स बदल दी, कहीं मार्बल लगवा दिया, पेंट करा दिया, एकदम घर लग रहा है वैसे नया ब्रांड न्यू। घर वही है, स्ट्रक्चर वही है, कंपनी वही है। देखो अब क्या हुआ, 8 लाख के लॉसेस हमने बियर करा। अब ये कंपनी के हालात अच्छे लग रहे हैं कि कंपनी 2 लाख रुपए कमाएगी, जबकि कैपिटल कितनी है? 50,000। यानी 50,000 में 2 लाख, यानी 400%, 4 टाइम्स कमाएगी। अब सब इन्वेस्टर्स की जीभ बाहर आ जाएगी लालच के मारे, हम लगाएंगे हम लगाएंगे हम लगाएंगे। वही कंपनी जिससे इन्वेस्टर क्या कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था कि कौन चक्कर में पड़े, वही कंपनी
लीपापोती के बाद। ये सच्चाई है। वैसे आपको बताऊं, जैसे हम रहते हैं ना विलास में वहां पर, तो वहां बातचीत से मुझे पता चला कि जो लोग अपने विला को एज इट इज किराए पे देने की कोशिश करते हैं, क्या एज इट इज किराए पे देने की कोशिश करते हैं, मैं एग्जैक्ट रेंट नहीं बोल रहा हूँ, राउंड नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, उनका घर मान लो 70 रुपए किराए पे चढ़ता है। कितने पर? तो जो लोग उसमें अलमारियां वगैरह बना देते हैं, किचन अच्छी बनवा देते हैं मॉड्यूलर टाइप, मतलब थोड़ा पैसा खर्च देते हैं, तो वो जो 70 रुपए का घर किराए पे चढ़ता है, अच्छे से 110 या 120 रुपए किराए पे चढ़ता है। 70 और 110 को कंपेयर करो, 70 रुपए, 70,000, 70 लाख मत सोचो, 70 और 110 सोचो, यानी कितना किराया बढ़ जाता है। क्यों? रेडी टू यूज हो जाता है ना। अब किसी को किराए पे दोगे, वैसे ही वो किराए पे रहना चाहता है, कोई विदेशी है, फिरंगी है, बाहर से आया, पहले तो बैठ के वो काम कराए, वो इंटरेस्ट ही नहीं देते। सोच के देखो। तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये बस मैं आपको बचकाना बातें सिखा रहा हूँ, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सच है। इन्वेस्टर को लगता है इस कंपनी के टंटे में कौन पड़ेगा, 8 लाख की जिम्मेवारी कौन उठाए। आपने थोड़ी मेहनत करी, यानी लैंडलॉर्ड ने क्या किया, थोड़ा घर सही कराया, अलमारी वगैरह प्रॉपर बना दी, बेड वेड लगा दिए, फैन वगैरह सेट कर दिए अच्छे से, तो सब कुछ रेडी टू यूज, रेडी टू मतलब यूज में आ गया कि कोई किराया ले अपना जाके बस रहना शुरू कर, तो उसी के बहुत अच्छे पैसे मिलने लग जाते। वही बात यहाँ आ गई, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये रियल लाइफ में भी लगता है और कंपनी में भी लगता है। आगे बात पूरी समझ। अब प्रश्न उठता है कि लॉसेस कौन बियर करेगा। हमारा जो एग्जांपल था उसमें हमने लिखा ही था कि इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना लॉस बियर किया था, 3.5, याद है ना? दिखाओ फिर से, याद ही हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितना बियर किया था? 160। डिवेंचर होल्डर ने कितना बियर किया था? 40। क्रेडिटर ने कितना बियर किया था? 1 लाख। और बिल्स पेबल ने कितना किया था? 1.5 लाख। ऐसा करने से क्या हुआ था? लॉसेस राइट ऑफ हो। अब यहां बता रहा हूं इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट खोल लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और इसका रूल यह है कि जब भी लॉस हो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा, जब भी प्रॉफिट हो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना छोड़ा, तो इसकी एंट्री ये नहीं हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन 3.5 लाख। सोच के देखो, कैपिटल उन्होंने कैंसिल करा दी, लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, और ये हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट। देखो अब आप सबकी एंट्री बना सकते हो। इसकी एंट्री देखो, ये राशि का बताएगी, क्या होगी इसकी एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर की? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 1,60,000। प्रसून बताएगा इस 40,000 की क्या होगी? डिवेंचर कम हो रहे, डिवेंचर डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन। सारी एंट्री आ गई आपको, नहीं समझ आया? इस 1 लाख की एंट्री क्या होगी? रजत। क्रेडिटर्स डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन। बिल्स पेबल के 1.5 लाख की एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन। तो जब भी लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, लॉस हो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट। अब सोचो रिकंस्ट्रक्शन में 8 लाख रुपया नहीं जमा हो गया? देखो मैं आपको दिखाता हूं। आप कहोगे सर ने तो बातों बातों में चैप्टर ही करा दिए, आपको ऐसा लगेगा। ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एंट्री है तो आपको याद है पहली एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां क्या आ जाएगा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 लाख। दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,60,000। तीसरी डिवेंचर्स टू रिकंस्ट्रक्शन, तो बाय डिवेंचर्स 40,000। चौथी क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख, तो बाय क्रेडिटर्स 1 लाख। आखिरी बिल्स पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन 1.5 लाख, बाय बिल्स पेबल 1.5 लाख। कैसा लगा? अब बैलेंस शीट में लॉसेस याद करो कितने थे, उनका बैलेंस क्या था? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट था ना लॉसेस का। अब लॉसेस खत्म करने हैं तो लॉसेस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और रिकंस्ट्रक्शन को क्या करोगे? डेबिट। 8 लाख से
अब ये देखो, ये अकाउंट क्लोज हो गया। कैसा लगा? कर दिए ना लॉसेज राइट ऑफ। सच से बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अभी ये तो हमारा 90 क्वेश्चन था। रिपीट, मतलब 8 लाख के लॉसेस थे, 8 लाख के हमने प्रॉफिट जनरेट की। पर होता क्या, कई बार जब हम प्रॉफिट जनरेट करते कभी थोड़े कम हो जाते, कभी थोड़े ज्यादा। अगर तो मान लो आपने प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर लिए, क्या फिर जो इसका बैलेंस इस साइड आएगा वो फिर चला जाता है कैपिटल रिजर्व। और अगर आपने प्रॉफिट कम जनरेट किए फिर बैलेंस किधर आता है? इधर। और वो एक तरीके से लॉसेस रह गए। रिपीट, पर वो हमें अच्छा नहीं लगता उसको लॉसेस कहने। आपने घर में सफेदी कराई और यहाँ थोड़ा सा सीलन का पैच आ गया, तो आपको अच्छा लगेगा? अब बोलोगे हो यार सीलन आ, अब यार तो पूरी सफेदी फिर से कराओ। इससे बढ़िया नहीं एक सीनरी लाके लगा दी। हाँ, किसी ने पूछा वैसे नहीं अलग जगह पे सीनरी क्यों लगाई हुई है? तो आपने ईमानदारी से बता दिया यार वो सीलन आ गई थी, अभी अभी सफेदी कराई, सीलन आ गई। मैंने कहा सीनरी लगाए तो वो क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा किया, ये सही कराओ। सीलन तो बुरी लगती है, तो ठीक लग रही है। आपने झूठ नहीं कहा, बता दी। इसी तरह मैं इसको यहाँ कोरिलेट कर रहा हूं। आपके लॉसेस बच गए। रिपीट, अब बैलेंस शीट में फिर लॉसेस दिखा दोगे तो आदमी कहेगा अब अच्छी रिकंस्ट्रक्शन करी। रिकंस्ट्रक्शन किसने की थी? आप कहोगे लॉसेस हटाने के लिए। ये नई बैलेंस शीट में क्या? आप कहोगे लॉसेस है, कहोगे मैनर्स है। फायदा क्या हुआ? तो इसलिए आप उसको लॉसेस ना कह के ना बाय गुडविल लिख देते हो, और नीचे फुटनोट में बता देते हो ये गुडविल जो है ये एक्चुअली रिमेनिंग लॉसेस जो राइट ऑफ नहीं कर पाए थे ये वो है, और इसको हम अगले साल तक राइट ऑफ या एक आध साल में जब प्रॉफिट कमाएंगे वहां से राइट ऑफ कर दें। तो वो सीनरी वाला एग्जांपल परफेक्ट हो गया ना। आपने सीनरी लगाई यानी गुडविल दिखाया, पर झूठ नहीं बोला। एक तो होता ना, अब मेरे से पूछा भाई सब सीनरी यहाँ क्यों लगी हुई है? अरे तो यही लगती है, देखो सीनरी का डिजाइन ऐसा है, ये यही लगती है। मतलब आप झूठ बोल रहे हो उसको, मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। वो आदमी भी डाउट में भाई सब अजीब लग रहा है, अरे यहाँ क्यों लगाई है? इसकी सेंटर में लगाता दीवार के, कॉर्नर में जाकर लगा दी टेढ़ी करके वो, और पूछने वगैरह नहीं, ये मॉडल आर्ट ही ऐसी लगता है कॉर्नर। तो हम ऐसा झूठ नहीं बोल रहे। उसने भी सिंसियरली कह दिया, हमने भी सिंसियरली बता दिया भाई ये गुडविल अनअमोर्टाइज्ड लॉसेस है जो थोड़े से रह गए, इनको हम राइट ऑफ कर देंगे। और गुडविल कहने का पर्पस ये होता है कि हमने राइट ऑफ कर दिया, हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, लॉसेस कह नहीं रहे, गुडविल टाइप है, इसको बस राइट ऑफ करो। तो अब तक आपने क्या क्या सीखा? सोचो जरा, समराइज करो। पहले आपने सीखा कि जब इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं तो कोई आदमी पैसा नहीं लगाना चाहता। बैलेंस शीट फाइनेंशियली क्या होती है? वीक। फिर ऐसी बैलेंस शीट देखकर प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स के मन में एक गाना आता है, कौन सा? साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही। सब लायबिलिटी साइड वाले लोग हाथ बढ़ा के लॉसेस राइट ऑफ करते। तो राइट ऑफ करने से क्या होता है? बैलेंस शीट में लॉसेस खत्म हो जाते। फिर बातों बातों में मैंने आपको उसकी क्या सिखा दी? जर्नल एंट्री भी सिखा दी आपको। हाँ के ना, बकायदा क्वेश्चन करके दिखा दिया। पहले आप जर्नल एंट्री पास करोगे, फिर ये अकाउंट बनाओगे। हमारा तो परफेक्ट क्वेश्चन था, तो 8 लाख खत्म हो गए थे। अगर नहीं खत्म होते तो बैलेंस कहां जाता? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। डेबिट बैलेंस आता तो बाय गुडविल, क्रेडिट बैलेंस आता तो टू कैपिटल रिजर्व, और फिर नई बैलेंस शीट हम बना देते। मजा आया कि नहीं? अभी मैं आपको ओल्ड फॉर्मेट की बैलेंस शीट ही दिखा रहा हूँ। रिपीट, एक्चुअली ओल्ड फॉर्मेट की बैलेंस शीट ना थोड़ी कंफर्टेबल होती है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी। अभी मैं इसको वैसे बना दूंगा ना, आपको अनकंफर्टेबल लग जाएगा। जैसे आप सोचो, आप घर में टाई पहन के बैठे हो, सूट पहन के, तो आपको घर में मजा ही नहीं आएगा बैठने का। घर में मजा कब आता है? जब घर थोड़ा गंदा कर दो, ये चीज उठा के वहां फेंक दो, लिख कर बैठे हो, आराम से बैठे हो, तभी तो रिलैक्स महसूस होता है। गलत करो जी, फॉर्मल बैलेंस शीट में मजा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्योंकि अलग अलग आइटम दिख रही है। अभी वो शेड्यूल 6 की न्यू बैलेंस शीट से ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन, बस समझाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट में। क्योंकि एक्चुअली शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्या, हर फिगर ना टोटल करके आती है। क्या आती है? तो अलग अलग नहीं दिखा सकते, तो मजा से कम आता। अभी जरा मैंने आराम से बना लिया ना, समझ आया सबको? क्लियर हो गया? तो अभी क्वेश्चन किस तरह का होता है? आपको एक गंदी सी बैलेंस शीट दे देंगे, फिर क्या बोलेंगे? बता देंगे उसका रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसकी आप एंट्री करोगे, उसके साथ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओगे, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके नई बैलेंस शीट बना दी। लॉसेज आपने अपने आप राइट ऑफ करने सारे, वो ना भी बोले तब भी। क्यों? क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता ही लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए है। कई बार कई बच्चे पूछते हैं सर सब कुछ उसने क्वेश्चन में बोला हम वो कर देते हैं, लॉसेस तो उसने बोला नहीं राइट ऑफ करने के लिए, हम क्यों कर रहे हैं?
मैंने कहा बेटा आपको शादी में आदमी कार्ड दे के आता है, उसमें ये थोड़ी लिखा होता है आके खाना जरूर खाना, और ना ही जब आप शादी में पहुंचते हो कोई कहता है खाना खा लो, कई बार नहीं भी कहता आजकल तो, पहले जमाने में तो लोग बोलते थे, आजकल तो इतना बिजी होता है हर कोई कि बोलता नहीं। आप जाते ही आप भी क्या करते हो, वेट करते हो, देखते कहाँ है माल, क्योंकि आप भी घर से यही सोच के चलते हो कि बाहर खाना है जा रहे हो, और मजे से खाते हो, कोई कहे या ना कहे, बाई चांस में मिल जाता कुछ ले लिया, सब ले लिया जी। यानी वही वाली बात यहां पर है कि हमें कोई कहेगा नहीं कि लॉसेस राइट ऑफ करो, वो हमारी जिम्मेवारी, बिना बोले हमें उसको राइट ऑफ करना। पूरी थीम समझ में आ गई? बच्चे चैप्टर कर लेते, थीम ही समझ में नहीं आती। सबसे अच्छा कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, प्यारी सी डेफिनेशन देना, फिनेंशियली बैड बैलेंस शीट को गुड बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना, कंपनी की जो फाइनेंशियली बैड पोजीशन है उसको फाइनेंशियली गुड बनाना। कैसे? उसके लॉसेस इन्वेस्टर्स को बियर करा और फिर लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। एंट्री भी सीख लिया, आपको अच्छा लगा, समझ आया पूरा? अभी आगे और चर्चा कर रहे हैं, सब बातें अब मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि लास्ट में प्रॉफिट जब जनरेट हो जाएंगे तो लास्ट में आप क्या करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ। फिर मैंने कहा कि अगर उसके बाद बैलेंस बचे क्या, डेबिट, तो कहां चला जाएगा, गुडविल में, क्रेडिट तो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने बताया कि लॉसेस कौन बियर करता है, ट्रू ओनर कौन होता है कंपनी का, तो इसलिए सबसे ज्यादा लॉस कौन बियर करेगा, उससे छोटा ओनर कौन होता है, उससे कम कौन बियर करेगा। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर, किसका, और बिल्कुल लास्ट में आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर आप देखेंगे मेरा जो एग्जाम्पल था मैंने उसमें इस बात का ख्याल रखा था, आप चेक करो एक एक बात। अगर आप मेरा ये क्वेश्चन सुनेंगे, कई बार बच्चे कहते सर आपने एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समझा दिया था, उसमें तो दिक्कत ही नहीं आती। अब ध्यान से देखो, एक एक बात क्लियर होगी। 4 लाख के बदले 3.5 लाख का लॉस बियर किया, लगभग 90%, 87.5% लॉस हमने उनको बियर करा। तो 4 लाख के उनके बच क्या गए, सिर्फ 50,000, 12.5% रह गया उनका क्लेम। परसेंटेज वाइज देखो, सबसे ज्यादा इक्विटी शेयरहोल्डर ने भी, प्रेफरेंस का देखो 80% है। 2 लाख को कितना बियर कराया, 1 साल, उनका क्या रहा था 87.5, प्रेफरेंस का क्या है 80। डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं ना, सबसे कम इनका देखो 10% से भी कम है, 10 से भी कम है, 8% है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड, उनका परसेंटेज ज्यादा, लगभग 20% के आसपास आ रहा है, 18-20%। तो थीम समझ में आ गई आपको? अच्छा लगा ये भी? देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब ये मैंने रूल्स बताया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। 6 रूल बोल दिए थे मैंने बीच में। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट। एसेट कम हो तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट, उल्टा रूल है। प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करोगे और लॉस होगा तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट। तो बातों बातों में हमने क्वेश्चन भी कर लिया और सारी बातें भी सीखी। बाकी ये नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, एक बार नहीं कई चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं नया फॉर्मेट, आप इससे परिचित हो, लेकिन फिर एक बार बता देते, परिचय बार बार होने से याद हो जाता है। लायबिलिटी साइड पे याद रखो 3 चीजें होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, याद रहेगा। लायबिलिटी साइड पे 3 चीजें, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट साइड पे 2 चीजें, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बच्चों को याद ही है, चेहरे से लग रहा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग होता है। पहला शेयर होल्डर फंड, इसके 2 मेन चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको रेयर क्वेश्चन में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आपको ज्यादातर तो यही मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के 4 हेड होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और जब करंट लायबिलिटीज में आ जाते हो तो सेम सही है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहां पे क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बाकी दोनों सेम है।
या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज था, या अदर करंट लायबिलिटीज है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद ही करा दिया आपको। बस नॉन करंट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और यहाँ पर ट्रेड पेबल्स है। बाकियों के नाम अगर आप ध्यान दोगे क्या है, सेम है। बस नॉन करंट में लॉन्ग टर्म है और करंट में शॉर्ट टर्म। एक बार फिर बात करते हैं, लायबिलिटी साइड पे कितने हेड्स होते हैं मेन? 3। शेयर होल्डर फंड, उसके 2 ही पार्ट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लायबिलिटी में दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स। बाकी सब सेम ही है। नॉन करंट के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें अदर करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट प्रोविजंस या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कैसा लगा? क्लियर? सोच लो। अब आ जाओ एसेट्स। एसेट्स के 2 ही हेड मैंने बताया, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। याद ही हो गया होगा, हर चैप्टर में याद कराता हूं। ये तो बैलेंस शीट बच्चों को मुश्किल लगती नहीं है मेरे। अब सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के 4 पार्ट होते हैं। सारे नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े मिलते हैं, फिर भी जानकारी के लिए। टेंजिबल, इनटेंजिबल, और जो टेंजिबल अंडर प्रोडक्शन है, जो बन रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, और जो नॉन टेंजिबल अंडर प्रोडक्शन है वो इधर आ जाएंगे। यानी फिक्स्ड एसेट के मेन तो 2 ही हेड्स हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। पर वो 4 कैसे हो गए? टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल अंडर प्रोडक्शन, इनटेंजिबल अंडर प्रोडक्शन। टेंजिबल अंडर प्रोडक्शन को बोल देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल को बोल देते हैं अंडर प्रोडक्शन को इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो पहला हेड क्या होगा बेटा नॉन करंट एसेट्स का? फिक्स्ड एसेट्स। मेन उसके 2 ही हेड होंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बढ़ जाओ आगे। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें ये वाला और ये वाला सेम है। फिक्स्ड एसेट तो नहीं आएगा करंट के अंदर, वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहां क्या हो जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? उसके बाद 3 हेड इसके अलग है खास। पहले हमारे पास स्टॉक होता है, उसको बेचते हैं, डेटर्स बनता है, डेटर से पैसा आता है, कैश बनता है। इस सीक्वेंस को याद रखो। पहले क्या होता है? स्टॉक, उसको बेचते हैं, डेटर्स, डेटर से पैसा आता है, कैश। तो पहले इन्वेंट्रीज, उनको सेल किया, ट्रेड रिसीवेबल्स, पैसा आ गया, कैश एंड इक्विटी, और बाकी ये दोनों इसके साथ मैच करते हैं। ऊपर था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर है अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। इसलिए कंपेयर करा देता हूं जिससे आपको याद हो। तो नॉन करंट एसेट्स के 5 सब हेड्स हैं और करंट एसेट्स के 6। ज्यादा पॉपुलर करंट एसेट में आपको मिलेगा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड इक्विटी, और बचा हुआ डाल देना अदर करंट एसेट्स। एफडी थोड़ा ना शॉर्ट टर्म की नहीं होती, 1 साल से ऊपर की है। रिपीट, 1 साल से ऊपर की है तो वो आ जाएगा। फिर हमने एफडी कराई है या हमने करवाई है, फिर वो इसमें आ जाएगा। अगर एफडी कराई तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर लेंगे। 1 साल से ऊपर है, 1 साल से कम की है तो फिर करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ही एफडी सोचो। एफडी कोई एडवांस थोड़ी दिया हो, किसी को लोन थोड़ी दिया हो, तो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार। लोन एडवांसेस में वो आते हैं जैसे हमने किसी अपनी सब्सिडरी को जानकारी में लोन दिया, अदरवाइज तो इन्वेस्टमेंट ही कहोगे ना। बैंक में एफडी कराते तो भी आपने लोन दिया बैंक को, कभी ये कहते मैंने लोन दिया बैंक को, आप क्या क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट। इवन आप कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते हो, वो भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि वो आप लोन दे रहे होते। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में होता है ना पर्सनल नेचर के लोन, जो मार्केट में हम पैसा लगाते हैं ना, जैसे बैंक में एफडी करा लिया, शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए। ऑल्दो डिवेंचर्स भी लोन ही होते हैं आपको पता है, लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी में आते हैं? इन्वेस्टमेंट। कैसा लगा? लोन नॉर्मली होता है 1 to 1 वाला। क्या? जैसे मैंने आपको लोन दिया, आमने सामने बैठ के लोन। ठीक, मजा आ गया? बहाने से बैलेंस शीट भी याद करा दिया। कोई डाउट? तो बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया आपको? एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर ले। एंट्री में तो कोई डाउट नहीं, वो तो रट गई आपको।
ये भी समझ में आ गया कि लॉसेस का सीक्वेंस, सबसे पहले की जगह सबसे ज्यादा और पहले कौन, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले इक्विटी शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर सिक्योर्ड। ठीक, रियलाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन का पता चल गया, डेबिट हो लॉस हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, बाद में P&L वाले लॉसेस अपने आप राइट ऑफ करने, बैलेंस बचे डेबिट तो गुडविल, क्रेडिट तो कैपिटल रिजर्व, सारा याद ही हो गया होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब फाइनेंशियली बैड कंपनी को फाइनेंशियली गुड बनाना, कैसे, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ यानी जो लोगों ने पैसा लगाया वो हाथ बढ़ाकर मिलजुल कर सारे लॉसेस बियर कर ले। थोड़ा मजा आया, पूरी थीम क्लियर, श्योर, पक्का। और लॉस प्रॉफिट की एंट्री तो सीखी नहीं मैंने, आपको बातों बातों में सारी एंट्री करके दिखा दी, नहीं सही बताओ, क्लियर। नहीं, नॉर्मली जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड हमें प्रॉफिट ही होती है, लेकिन मान लो बुरा वक्त है भाई साहब, पता चलता है एक के बाद दूसरा हादसा भी हो जाता है, तो क्या होगा उस केस में, आप जो है अगले साल फिर लॉस इकट्ठा होता रहेगा और क्या होगा, फिर 2-4 साल बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अगर बुरा वक्त ही आ गया। पर नॉर्मली रिकंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं उसका अच्छा वक्त आ चुका हो, श्योर होते हैं तभी करते हैं। कैसा लगा?